दोस्तों, दबंग आईपीएस अंजलि वर्मा नेता धर्मपाल यादव के अवैध खनन पर छापा मारती है। वहां पहले से छिपे नेता का एक शूटर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एसपी अंजलि वर्मा उसे गोली मार देती है और उसके बाद आईपीएस अंजलि वर्मा उस नेता धर्मपाल के पीछे ही पड़ जाती है और उस नेता का नाम सदा सदा के लिए कोयले के कालिक के नीचे दफन कर देती है और शुरू होता है माफिया और कानून का आमना सामना। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी की शुरुआत झारखंड के धनबाद से होती है। जी हाँ दोस्तों, वही धनबाद जिसे कोयले की नगरी कहते हैं। यहाँ की ज़मीन सोने से भी ज़्यादा कीमती होती है, लेकिन इस ज़मीन पर राज करता था नेता धर्मपाल यादव। उसका धंधा था अवैध खनन, ज़मीन हड़पना, खून खराबा, ये सब में वो बादशाह था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता तक उसके साथ शराब और शबाब में शरीक होते थे। गरीब किसान जिसकी ज़मीन उसने छीनी थी, मात्र उसकी एक आंख के दिखावे से ही चुप हो जाया करते थे। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब अन्याय ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। और जब माफिया का, उस धर्मपाल यादव का अन्याय लोगों के सर चढ़ बोलने लगता है, आंखों के आंसू निकलने लगते हैं, तो आईपीएस अंजलि वर्मा वहाँ आती है उन गरीबों को, मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए। दोस्तों, नेता धर्मपाल यादव का बड़ा सा बंगला, और नेता धर्मपाल यादव अपने बड़े से बंगले के हॉल में बड़ा सा चेयर पर बैठा हुआ था। वो सिंहासन नुमा कुर्सी चारों तरफ से सोने से मड़ी हुई थी। ललाट पर बड़ा सा लाल तिलक और हाथ में सिगार फूंकता हुआ बड़ा ही रौबदार तरीके से वो चेयर पर बैठा हुआ था। और उसके सामने कई नेता, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और उसके माफिया दोस्त बैठे हुए थे। तभी वो नेता धर्मपाल सिगार का कस लगाते हुए, जोरदार कह लगाते हुए, हंसते हुए कहता है कि धनबाद में सूरज डूबने से पहले और सूरज उगने के बाद जिसका नाम लिया जाता है वह है नेता धर्मपाल यादव, यानी कि मैं। और इसके हंसी में साथ देते हैं पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और उसके माफिया दोस्त, नेता दोस्त। तभी उसके एक गुंडे एक किसान को दोनों हाथ पीछे बांधकर उसे पीटते हुए नेता धर्मपाल के सामने लाते हैं और जोरदार धक्का देते हैं और वो किसान लड़खड़ाते हुए नेता धर्मपाल के चरणों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, माई बाप, गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। मेरा ज़मीन, मेरा घर द्वार सब आपका है। आप चाहे वहाँ पर खनन करें, चाहे कुछ भी करें, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आज से वो आपका हुआ। नेता धर्मपाल शान के साथ खड़ा होता है और अपना जूता उस गरीब किसान के सिर के ऊपर रखते हुए बोलता है, अब तुझे अकल आई है। मैं पहले कहा करता था ये ज़मीन मेरी है, लेकिन तुम कहा करते थे ये ज़मीन मेरे बाप दादा की है। अरे तेरे बाप दादा तो कब के मर के चले गए और तू भी एक दिन मर जाएगा, क्या ये ज़मीन लेकर जाएगा? दोस्तों, वो किसान तड़पने लगता है। तभी उसकी बीवी दौड़ी हुई आती है और नेता धर्मपाल के चरणों में गिर जाती है, बोलती, माई बाप, इसे माफ़ कर दीजिए। हम लोग कहीं भी रोजी रोटी कमा लेंगे, कहीं भी मजदूरी कर लेंगे, बस हमें जिंदा छोड़ दो। तभी नेता धर्मपाल एहसान जताते हुए, अकड़ते हुए बोलते हैं, ठीक है, चलो तू भी क्या याद करेगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आज से कभी भी जुबान पे ज़मीन की बात आ गई तो पूरे परिवार, बीवी बच्चे समेत इसी कोयले खाद में तुम्हें गाड़ दूंगा। जितना जल्दी हो सके ये इलाका छोड़ के भाग जाओ। और दोस्तों, पैर अपना हटा लेता है। वो किसान और उसके बीवी बच्चे वहाँ से सरपट भाग लेते हैं। उसको भागते देख नेता धर्मपाल जोरदार कहा लगाता है और बोलता है, ये है मेरा राज और ये है मेरा आतंक। तभी दो गुंडे एक पुलिस वाले को हाथ बांधे वहाँ लाते हैं। पुलिस वाले को देखते ही नेता धर्मपाल की भौहें तन जाती है और अपने गुंडे से पूछता है, इसे क्यों लेके आए हो? तभी ये गुंडा बोलता है कि नेताजी, ये पुलिस वाला कल हमारी गाड़ी की तलाशी ले रहा था और हमसे कागजात मांग रहा था। धर्मपाल यादव पुलिस के बड़े अधिकारी की तरफ देखता है। वो अधिकारी सकपका जाता है और बोलता है, नेताजी, इसे माफ़ कर दीजिए, अभी ये नया है, सब कुछ सीख जाएगा। तभी धर्मपाल यादव गरजते हुए बोलता है, माफ़ी शब्द धर्मपाल के शब्दकोश में नहीं है, और अपने गुंडों को बोलता है, इस पुलिस वाले को 10 डंडा जोर जोर से मारो, ताकि इसे जब भी वर्दी की गर्मी चढ़े तो वो डंडा याद आ जाए। और दोस्तों, धर्मपाल के गुंडे पुलिस वाले को सभी के सामने 10 डंडा गिनती से मारते हैं। बेचारा पुलिस वाला वर्दी में ही पिट गया था और मार खा के चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, सिपाही मार खा के अपने घर जाता है। उसकी पत्नी उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर बोलती है, क्या हुआ? उस सारा कहानी अपनी पत्नी को बता देता है।
उसकी पत्नी बोलती है तुम्हारे बड़े ऑफिसर के सामने तुम्हारी पिटाई हो गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो सिपाही चुप हो जाता है। उसकी पत्नी बोलती है देखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखना इस धनबाद में, इस पाप की नगरी में भगवान जरूर आएंगे। वो किसी न किसी बड़े पुलिस अधिकारी के रूप में आएंगे और इस नेता का काला साम्राज्य समाप्त कर देंगे। अब दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है। धनबाद में पोस्टिंग होती है IPS अंजलि वर्मा की, जो जूडो कराटा कुंग-फू मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थी और अपने ग्राउंड में अभी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एक इंस्पेक्टर दौड़ता हुआ आता है और जोरदार सैल्यूट SP अंजलि वर्मा को मारता है। बोलता है मैडम आपकी पोस्टिंग धनबाद आ गई है। मैडम हंसते हुए बोलती है कि हम पुलिस वाले की तो पोस्टिंग आती जाती रहती है, इसमें नया क्या है। तभी वो इंस्पेक्टर घबराते हुए बोलता है कि मैडम धनबाद की पोस्टिंग आपके लिए आसान नहीं होगी। वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर भी नेता धर्मपाल के आगे झुक जाते हैं। वहाँ नेता धर्मपाल का काला सिक्का चलता है और आप ठहरी ईमानदार ऑफिसर, आपका वहाँ पर जीना हराम हो जाएगा। आप ट्रांसफ़र अपना रुकवा लीजिए या कहीं और करवा लीजिए। तभी IPS अंजलि वर्मा इंस्पेक्टर के आंखों में आंखें डाल के बोलती है कि ये वर्दी मैंने सिर्फ पहनने के लिए नहीं ली है। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होता और मौत से डर लगता तो मैं कहीं बैंक में नौकरी करती, पुलिस में नहीं। मैं धनबाद जरूर जाऊंगी और देखूंगी धर्मपाल क्या चीज़ है। दोस्तों दूसरे दिन ही अपना बोरिया बिस्तर के साथ IPS मैडम धनबाद आ जाती है। और दोस्तों धनबाद आते ही वहाँ के बारे में सब कुछ पता करती है तो नेता धर्मपाल का नाम खुलकर सामने आता है और पहला टकराव होता है मंडी में। वो मंडी में जाती है और जितने भी वहाँ कोयला बेचने वाले थे उनके ऊपर छापा मारती है और वहाँ अवैध कोयला की बोली लग रही थी। अवैध कोयला ट्रकों में लोड किया जा रहा था। वहाँ छापा मारते ही अंजलि वर्मा पूछती है इसका लाइसेंस कहाँ है जो तुम लोग धड़ल्ले से कोयले को बेच रहे हो। तभी एक गुंडा सामने आता है और बोलता है मैडम तरीके से बात करो, नेता धर्मपाल का नाम ही लाइसेंस है। तभी दूसरा गुंडा हंसते हुए बोलता है मैडम ये नेताजी का धंधा है, आपके बड़े बड़े अधिकारी चुपचाप रहते हैं, आप ज़्यादा सिंघम ना बनो और इस खेल में शामिल हो जाओ। तभी दोस्तों IPS अंजलि वर्मा जोरदार बॉक्सिंग उस गुंडे के मुंह पे मारती है। उसका बात वहाँ अधूरा रह जाता है और जबड़ा हिल जाता है, 2-3 दांत बाहर निकल जाते हैं और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। दोस्तों उसकी ये हालत देख दूसरा गुंडा डर से वहाँ से भाग जाता है और सीधा जाकर नेताजी को बताता है। नेताजी ये सुनते ही गुस्से से थर थर काँपने लगते हैं और बोलते हैं कल की आई हुई उस नई ऑफिसर की इतनी औकात, हमारे धंधे में हाथ डाले, उसे तो मजा चखा के रहूँगा। और तुरंत उस मंडी के एक ठेकेदार को फ़ोन करता है, बोलता है जितना जल्दी हो सके उस मैडम को डराओ धमकाओ मारपीट करो, जैसे भी हो उसे वहाँ से भगाओ। तभी दोस्तों मंडी का ठेकेदार अपने 8-10 गुंडों को लेकर वहाँ आ जाता है और मैडम के साथ बदतमीजी करने लगता है। बात बढ़ जाती है और वो लोग मैडम के ऊपर हमला करने के मूड में आ गए थे। पुलिस वाले कुछ समझते और वो गुंडा कुछ समझते तब तक मैडम पिस्टल निकाल चुकी थी और बिना सोचे समझे दनादन 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 फायर कर देती है। 5-6 गुंडे 4-5 सेकंड के अंदर ही वहीं गिर जाते हैं। सबके पैरों में गोली लगी थी, बाकी गुंडे भाग जाते हैं। SP अंजलि मैडम अपने पुलिस वाले को बोलती है इन सबको पुलिस जीप में ला दो, इनका बयान बाद में दर्ज किया जाएगा। दोस्तों ये देखकर वहाँ किसान अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहे थे। किसान की आंखों से खुशी के आंसू झलक गए थे। अब उन्हें लगने लगा था कि भगवान है और इंसाफ है और न्याय है। किसान की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी थी। दोस्तों ये सब सारा खबर धर्मपाल यादव को लग चुका था। वो शराब की बोतल गुस्से में तोड़ देता है और खुद ही बुदबुदाता है कि कल की IPS मुझसे पंगा लगी, कल तक पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मेरे तलवे चाटते थे और आज ये लड़की मुझसे पंगा लेगी, इसका नामो निशान मिटा दूंगा। और अपने गुंडों को बुलाता है और उन्हें आदेश देता है कि मुझे नहीं पता, जैसे भी हो इस IPS अंजलि वर्मा का कुछ करो, इस अंजलि वर्मा को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेके आओ। दोस्तों फिर क्या था, सारे गुर्गे अंजलि वर्मा के खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों रात के 9 बज रहे थे। पुलिस वाले को सारी हिदायत देकर और जो गुंडे को वो लाई थी पैर में गोली मारकर उन्हें हॉस्पिटल से फर्स्ट एड करवाकर उनका बयान दर्ज करके वो अपने घर जाने के मूड में थी। वो अपनी गाड़ी लेकर जैसे ही निकली थी, थाना से करीब 200 मीटर दूर ही गई होगी कि दनादन फायर होने लगती है। चारों तरफ से गुंडे उसे गाड़ी को घेर लेते हैं। दोस्तों IPS अंजलि वर्मा जूडो कराटा कुंग-फू मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थी। अपनी जीप की गेट खुलती है और एक ही छलांग में जीप से बाहर गुंडों को चलाई गई गोली सारे बेकार जाते हैं और छिपकली की तरह रेंगती हुई वो पुलिस जीप के अंदर घुस जाती है। और अंदर घुसने के बाद सभी गुंडों को पैर को आराम से देख पा रही थी और दनादन दनादन फायर शुरू कर देती है।
सभी गुंडे के पैर में गोली लगती है और सारे कराते हुए नीचे गिर जाते हैं। तब तक ये फायरिंग की आवाज़ पुलिस थाने तक पहुंच चुकी थी। वहां से पुलिस वाले दौड़ते हाँफते आते हैं और वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि एसपी अंजलि वर्मा का तिया पाचा हो चुका है। लेकिन पुलिस जीप के अंदर से एसपी अंजलि वर्मा सही सलामत बाहर निकलती है और पुलिस वाले को आदेश देती है, इन सब के पैर में रस्सी बांधकर घसीटते हुए थाने ले जाओ। दोस्तों, ये आदेश सुनकर पुलिस वाले के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार होता है और सारे गुंडे को घसीटते हुए थाने लाते हैं। क्योंकि बहुत पुलिस वाले ईमानदार थे, लेकिन ऊपर का दबाव था, इसलिए वो बेमन से बेमानी काम करते थे। और आज एसपी मैडम की ईमानदारी देखकर उनके अंदर भी ईमानदारी जाग चुकी थी। दोस्तों, एसपी अंजलि वर्मा अपना घर जाना कैंसिल कर देती है और सारे गुंडे का फर्स्ट एड करवाती है, उसे लॉकअप में डालती है, उनका बयान दर्ज करती है और साथ साथ वीडियोग्राफी भी चल रही थी। पहले तो दोस्तों कोई भी गुंडा मुंह नहीं खोलता है। जब पुलिसिया 3rd डिग्री दी जाती है तो सारे तोते की तरफ बकने लगते हैं और जो नाम निकल के सामने आता है वो था धर्मपाल यादव का। दोस्तों, आईपीएस अंजलि वर्मा कहती है अपने आप से, अब पानी सर से ऊपर चला गया है, अब इस नेता का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब तो ये मेरे ऊपर गोली चलवाने लगा है, कल कुछ और करेगा। और तुरंत दोस्तों अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है और डीजीपी साहब से बात करती है। उन्हें विश्वास में लेकर नेता धर्मपाल के बंगले के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग बनाती है। डीजीपी साहब बोलते हैं, जो भी करोगी ठीक ठाक से करना, ताकि पुलिस का नाम खराब ना हो, क्योंकि नेता धर्मपाल का पहुंच बहुत ऊपर तक है। तभी आईपीएस अंजलि बोलती है कि सर, आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, उसे मौका ही नहीं मिलेगा ऊपर तक पहुंच का इस्तेमाल करने का, उसे पता तक नहीं चलेगा, उसे भनक भी नहीं लगेगी और वो गिरफ्तार हो जाएगा या तो भगवान के प्यारे हो जाएगा। लेकिन सर, मुझे एसटीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, डीजीपी साहब 1 घंटे के अंदर अंदर ही एक कंपनी एसटीएफ, जिसमें 20 से 25 जवान थे, अंजलि वर्मा के हवाले कर देते हैं। अंजलि वर्मा पूरे एसटीएफ और पुलिस बल के जवान का एक मीटिंग करती है और उन्हें बोलती है कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए हमने वर्दी पहनी है। आज हम बुराई को जड़ से समाप्त कर देंगे। सभी जवान को प्लानिंग समझाती है कि नेता के बंगले के ऊपर अटैक करना है, कैसे घेराबंदी करना है, और सबको अलर्ट करती है कि पहले अपनी हिफाजत करनी है। अपनी हिफाजत करते हुए धीरे धीरे बंगले में प्रवेश करना है और जो भी सामने आए उसे गिरफ्तार नहीं करना है, सीधा उधर शूट कर देना है। जो होगा बाद में देखा जाएगा। दोस्तों, रात को 12 बजे जब नेता शराब के नशे में डूब चुका था, उसे बंगले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। पुलिस बल और एसटीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन था। जैसे ही इसकी भनक एक गुंडे को लगती है, वो जाकर नेताजी को अलर्ट करता है कि सर, पुलिस के जवान ने हमारे बंगले को घेर रखा है, और धीरे धीरे वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनते ही नेता का नशा फट जाता है और बंगले में जितने भी गुंडे थे उन्हें आदेश देता है, चाहे जो भी हो, वो अंदर नहीं आना चाहिए, उन्हें रोको या उन्हें शूट कर दो। दोस्तों, बंगले पर जबरदस्त संग्राम छिड़ जाता है माफिया और पुलिस के बीच। लेकिन माफिया कब तक टिकते? वो भाड़े के गुंडे थे, इधर ट्रेनिंग लिया हुआ पुलिस के जवान और एसटीएफ के जवान थे। थोड़ी ही देर में सारे गुंडे मारे जाते हैं, क्योंकि एसपी अंजलि मैडम का आदेश था, किसी को गिरफ्तार नहीं करना है, फैसला ऑन द स्पॉट, सीधे शूट कर देना है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट। और ऐसा ही होता है। जब सारे मारे जाते हैं, नेता धर्मपाल पागलों की तरह चीखता चिल्लाता अपने आदमियों को ढूंढ रहा था ताकि उसे भागने का मौका मिले, लेकिन उसे भागने का मौका नहीं मिलता है। एक मोड़ पर आईपीएस अंजलि मैडम से वो टकरा जाता है और अंजलि मैडम उस नेता को जोरदार थप्पड़ मारती है। बोलती है, धर्मपाल, तेरे दिन अब गए, तूने मेरे ऊपर हमला कराया, तुझे मालूम नहीं आईपीएस पावर क्या होती है। अगर आईपीएस चाले तो बड़े बड़े खाट खड़ी कर दे। तू क्या चीज़ है? तू तो एक छोटा सा माफिया है, माफिया। तेरे को तो कीड़े मकोड़े की तरह मसल दूंगी। दोस्तों, ये बात सुनकर धर्मपाल चिढ़ जाता है, क्योंकि आज तक बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े माफिया उसकी जी हजूरी करते आए थे, उसके तलवे चाटते आए थे। और धर्मपाल बोलता है, तू कल की लड़की मुझे टक्कर देगी। और ये कहते हुए अपने कमर से पिस्तौल निकालता है और बिना मौका दिए सीधा अंजलि वर्मा के ऊपर फायर कर देता है। दोस्तों, अंजलि वर्मा अपने आप को संभालती तब तक गोली चल चुकी थी और गोली सीधे जाकर अंजलि वर्मा के कंधे में लगता है। अंजलि वर्मा नीचे गिरने लगती है, लेकिन गिरते गिरते वो 2 फायर करती है। दोनों गोली जाकर धर्मपाल यादव के सीने में लगती है और वो परकटे पक्षी की तरह वहीं गिरता है और मर जाता है। दोस्तों, सारे गुंडे और नेता धर्मपाल के मारे जाने के बाद आईपीएस अंजलि डीजीपी साहब को फ़ोन करती है और सारा कहानी, सारा हाल बता देती है। दोस्तों, ये सुनकर डीजीपी साहब भागे भागे नेता धर्मपाल के बंगले पर पहुंचते हैं और दोस्तों वहाँ की हालत देखकर डीजीपी साहब के माथे पर पसीना निकल आता है। अब बोलते हैं घबराते हुए, अंजलि,
देखना, सब कुछ संभाल लेना। अगर किसी को भनक भी लग गई पुलिस वाले ने ये सब किया है तो ये बड़े बड़े राजनेता हमारा जीना हराम कर देंगे। अंजलि वर्मा मुस्कुराते हुए बोलती है, सर आप टेंशन ना लें, ये कलयुग है और कलयुग में कलयुग के हिसाब से ही चलना पड़ता है। और दोस्तों सारे पुलिस वाले को वहाँ से हट जाने का आदेश देती है और 2-3 पुलिस वाले को आदेश देती है कि जहाँ जहाँ भी पुलिस ने टच किया है या कुछ और भी किया है उनका फिंगरप्रिंट यहाँ से हटाओ। और दोस्तों वहाँ से अपने दल बल के साथ थाने आ जाती है और 1 घंटे बाद मीडिया के बड़े बड़े चैनल को फ़ोन करती है और बोलती है नेताजी के बंगले पर रात को गैंगवार हुआ है। अभी अभी किसी मुखबिर ने मुझे खबर दी है, मैं भी पहुँच रही हूँ, आप लोग भी पहुँचो। और लगभग IPS मैडम और मीडिया वाले नेताजी के बंगले पर पहुँचते हैं। वहाँ की हालत किसी से छुपी नहीं थी। मीडिया वाले कवर करने लगते हैं और दोस्तों फ्रंट हेडलाइन में दिखाया जाता है कि नेता के बंगले पर माफिया और नेताजी के गुंडों में गैंगवार हुआ जिसमें सब लोग मारे गए। और दोस्तों दूसरे दिन अखबार के फ्रंट पेज पर यही खबर छपा हुआ था। DGP साहब और IPS अंजलि मैडम दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। तभी उनका एक बॉडीगार्ड अखबार देखे जाता है और अखबार का हेडलाइन पढ़ते ही दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों आपको क्या कहना है इस कहानी पर? कहानी आपको पसंद आई और अंजलि मैडम का काम पसंद आया तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा IPS अंजलि मैडम ने ठीक किया या गलत, और माफिया के साथ नेता के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए या नहीं। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।